दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप यूपीएससी पीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पीईटी परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके नंबर इंक्रीज हो जाएं। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जितनी भर्तियों का विज्ञापन जारी होता है उसमें पीईटी अनिवार्य है। जब तक आप पीईटी क्वालिफाई नहीं करेंगे, आपके परसेंटाइल अच्छे नहीं होंगे, तब तक आप किसी भर्ती के लिए अप्लाई करने के बाद भी मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। वैसे अप्लाई सबसे करवा लिया जाता है, लेकिन मुख्य परीक्षा में कौन बैठता है या बाद में डिसाइड होता है। बैठता वही है जिसका परसेंटाइल अच्छा होता है। अगर आपका परसेंटाइल एक बार अच्छा आ गया तो आप भविष्य में आने वाली 1 वर्ष तक आने वाली सभी भर्तियों में आप अप्लाई कर पाएंगे। इसलिए पीईटी में नंबर इंक्रीज करना ज़रूरी है। तो इसके लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। साथ साथ मेरी तरफ से आपका सजेशन है, अगर आपको ज़्यादा फ़ायदा लेना है, अगर आप चाहते हैं वास्तव में आपके 10 से 15 नंबर इंक्रीज हो जाए, तो एनसीईआरटी के माध्यम से आपको तैयारी करनी है। सिलेबस के अनुसार लूसेंट पढ़ना है। साथ ही साथ यूपीएससी पीईटी परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है टेस्ट सीरीज टेक्स्ट बुक का। तो टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए। साथ साथ मॉक टेस्ट लगाइए। गारंटी है कि आपके 10 से 15 नंबर बढ़ जाएंगे। पिछली बार अगर आपको 60 नंबर मिला होगा तो आपकी बार 65, 70, 75 हो सकता है, मेरी गारंटी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक है, ऐप का लिंक है, उस पर जाकर आप टेस्ट सीरीज को परचेज कर लें। पहली खबर है एमटीएस परीक्षा को लेकर। उससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। कर्मचारी चयन आयोग की सबसे बड़ी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग की मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस 2021 टीयर 1 की परीक्षा मंगलवार से 26 जुलाई तक होगी। मध्य क्षेत्र के अधीन उत्तर प्रदेश और बिहार के 79 केंद्रों पर ऑनलाइन मोड में होने वाली इस परीक्षा के लिए 13,28,537 अभ्यर्थी शामिल होंगे। मध्य क्षेत्रीय निदेशक राहुल सचान ने बताया कि परीक्षा 3 पालियों में आयोजित की जाएगी। 10:30 से 1-2:30 से और 1-5 से 6:30 तक, यानी कि 3 पालियों में होने वाली परीक्षा 26 तारीख तक चलेगी और कुल कैंडिडेट की संख्या 13,28,537 है। देखना होगा यह परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो पाती है या नहीं, क्योंकि इल्ज़ाम लगते हैं और साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन कितना एक्शन होता है आपको भली भांति मालूम होगा। अगली अपडेट है अग्निपथ योजना को लेकर। अग्निपथ योजना का काफ़ी विरोध हुआ। उस तरह से लोगों का रुझान नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, महिलाएँ, लड़कियाँ इसके लिए आवेदन कर रही हैं। 10,000 से ज़्यादा बेटियों ने कराया नौसेना में भर्ती के लिए पंजीकरण। अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। अग्निपथ योजना के तहत नौसेना में पहली बार महिलाओं की भर्ती होने जा रही है। बेटियां भी इसे लेकर उत्साहित हैं। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के महज 2 से 3 दिन के भीतर 10,000 से ज़्यादा महिला उम्मीदवारों ने नौसेना में भर्ती होने के लिए पंजीकरण कराया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 10,000 नहीं, 11,444 आवेदन अब तक महिलाओं के द्वारा किया गया है। जो जानकारी मैं कलेक्ट करता हूँ, कंफर्म करता हूँ और आप तक पहुँचा देता हूँ। पुरुष कितना आवेदन करते हैं, महिला कितना आवेदन करती है, देखने वाली बात होगी। वैसे नौसेना 21 नवंबर से INS चिल्का में बुनियादी प्रशिक्षण भी शुरू करने जा रहा है। अगली अपडेट है 6,250 रिटायर्ड पुलिसकर्मियों को लेकर। बहुत ही अच्छी खबर है पुलिसकर्मियों को लेकर, लेकिन बेरोजगारों का क्या होगा, यह सबसे अहम सवाल है। पुलिस में इंस्पेक्टर, SI यानी कि दरोगा और ASI सहायक दरोगा के 6,250 पदों पर रिटायर्ड पुलिसकर्मियों की बहाली होगी। बिहार पुलिस मुख्यालय के DIG ने SI व ASI के 3,000 से 3,000 पद, जबकि इंस्पेक्टर के 250 पदों पर संविदा बहाली निकाली है। इच्छुक आवेदक अपनी सेवानिवृत्त जिला इकाई या कार्यालय में इस संबंध में आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अब संविदा की प्रक्रिया बिहार में धीरे धीरे करके शुरू की जा रही है। बहाली को लेकर पुलिस मुख्यालय ने निकाला विज्ञापन। 63 वर्ष तक की उम्र वाले कर सकेंगे आवेदन। अगर यही भर्ती बेरोजगारों के लिए होती, यही भर्ती युवाओं के लिए, प्रतियोगी छात्रों के लिए होती तो बहुत व्यस्त होता।
लेकिन सरकार ऐसा क्यों कर रही है, यह बात समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे भाजपा के द्वारा या भाजपा के सहयोगी दलों के द्वारा सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में झोंका जा रहा है। आखिरकार सरकारी नौकरियों पर तलवार लटक रही है या नहीं लटक रही है, युवाओं का भविष्य क्या होगा, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अगली अपडेट है बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की होगी फेस स्कैनिंग, यानी कि चेहरे की स्कैनिंग की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और कोई भी व्यक्ति धांधली करके परीक्षा में सम्मिलित होने के बाद सफलता न पा सके। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी की केंद्र पर बायोमेट्रिक उपस्थिति के साथ साथ प्रवेश पत्र व उत्तर पुस्तिका पर दर्ज बारकोड एवं फेस की स्कैनिंग भी की जाएगी। जो एजेंसी के कर्मचारी मशीन से स्कैनिंग करेंगे, उनका पहचान पत्र रोहेलखंड विश्वविद्यालय से सत्यापित होगा। उस पर संबंधित केंद्र अधिष्ठक के हस्ताक्षर भी होंगे। सोमवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के जेके हाल में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। तो तैयारियां जोरों शोर से की जा रही हैं। प्रवेश पत्र पर अभ्यर्थी की मूल फोटो ज़रूरी होगी। अगर मूल फोटो रही है तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अग्निपथ योजना को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है। अग्निपथ योजना पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है, अग्निपथ योजना रद्द की जाएगी, स्थगित की जाएगी, या तो समय की बात है। वैसे स्थगित होने की संभावनाएं अभी नहीं दिख रही हैं जब तक सुनवाई ना हो जाए। सशस्त्र सेना में भर्ती की योजना अग्निपथ को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी व न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने मामले को ग्रीष्मावकाश के बाद 11 जुलाई को कोर्ट खोलने पर उसी सप्ताह उचित पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगाने का निर्देश दिया है। अब 11 जुलाई को क्या होगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अग्निपथ योजना कितनी अच्छी है, क्या अग्निपथ योजना लागू होनी थी? जो आवेदन लिए जा रहे हैं, इससे युवाओं का भविष्य क्या होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली अपडेट है 10,000 नौकरियों को लेकर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दोबारा मेरी सरकार रिपीट हुई है। आज तक रिपीटेड सरकार 30-37 साल में नहीं हुई और वर्तमान सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया था, जिसके कारण सरकार रिपीट हुई है और हमने वह करके दिखा दिया जो कहा। यानी कि 100 दिन की योजना में 10,000 नौकरी देने का लक्ष्य जो था वह पूरा हो गया है। बेरोजगारी दर 18 से घटकर हुई 2.9%। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये कहां का डाटा है कि बेरोजगारी दर 18% थी? अखिलेश शासन में बेरोजगारी दर 2.4 या 6 थी, मुझे उतना कंफर्म नहीं, लेकिन इतना ही थी। योगी सरकार में 2.9 है, 2.9 है। कहाँ बेरोजगारी दर कम हुई है, किस आधार पर बताया जा रहा है, और 18% का आंकड़ा कहाँ से निकाला गया, यह बात समझ में नहीं आ रहा है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 18% की बात जो योगी सरकार के द्वारा की जा रही है वह कहाँ से डाटा लिया गया है। कमेंट करके अगर आपको जानकारी हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 100 दिन के कार्यकाल में किसी भी आयोग या किसी विभाग की भर्तियां पूरी भले ही हो गई हों, लेकिन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस मामले में फिसड्डी साबित हुआ है। 1 वर्ष के कार्यकाल में यानी कि 2021 के पीईटी में कितनी भर्तियां आई, मुख्य परीक्षा हुआ और कितने का रिजल्ट आकर कंप्लीट हो गया, ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे सरकार हर बात को छुपाने का प्रयास करती है, बताने का प्रयास नहीं करती है। अगर बता दिया जाए तो सरकार की बहुत बड़ी किरकिरी होगी। अगली अपडेट है एसआई भर्ती घोटाले को लेकर। एसआई भर्ती घोटाले में एडीजी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 4 घंटे लंबी पूछताछ के बाद पुलिस ने दबोचा। कर्नाटक में पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती घोटाले में राज्य सीआईडी ने शीर्ष आईपीएस अधिकारी अमृतपाल को गिरफ्तार किया है। सीआईडी के मुताबिक जब घोटाला हुआ तब अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी अमृतपाल भर्ती विभाग का नेतृत्व कर रहे थे। बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आने के बाद उन्हें आंतरिक सुरक्षा विभाग में भेज दिया गया है। सवाल है, उत्तर प्रदेश में इस तरह की जांच कब होगी? क्या उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में धांधली हुई थी या नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि अफवाहें उड़ी थी। मैं इसको सच्चाई नहीं मानूंगा तब तक सच्चाई नहीं मानूंगा जब तक इसकी जांच ना हो जाए। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार एसआई भर्ती की जांच कराएगी? मुझे तो नहीं लगता जांच कराएगी। सरकार इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है, ज्वाइनिंग लेटर देना चाहती है। अब एसआई भर्ती के संबंध में आपकी प्रतिक्रिया क्या है और कर्नाटक में किसकी सरकार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली खबर अग्निवीर भर्ती के लिए पंजीकरण को लेकर। अग्निवीर भर्ती के लिए पंजीकरण आज से स्टार्ट हो रहा है। लखनऊ और 1 दर्जन से अधिक अन्य जिलों में सेना अग्निवीर भर्ती शुरू करने जा रही है। सूर्य
कमांड की ओर से ट्वीट कर यह जानकारी दी गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सितंबर में रैलियों के लिए पंजीकरण 5 जुलाई यानी कि मंगलवार से शुरू होगा। लखनऊ में 30 नवंबर से भर्ती रैली होगी। वहीं कानपुर में 20 अक्टूबर से रैली होगी। सेना भर्ती मुख्यालय की ओर से संभावित कैलेंडर वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। आप वेबसाइट पर जाकर कैलेंडर को डाउनलोड कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर है। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के 80 पदों पर होगी भर्ती। जैसा कि मेरे तो आपको बताया गया था कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिस पर काम पूरा हुआ और नई भर्ती में पदों का विवरण जारी कर दिया गया है। आशासकीय महाविद्यालयों में कुल 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती होनी है। इनमें शिक्षा महाविद्यालय के 756 पद है, महिला महाविद्यालय के 161 पद हैं। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी शिक्षा महाविद्यालय के 80 पद हैं और महिला महाविद्यालय के 67 पद हैं। हिंदी के बाद सर्वाधिक 75 पद असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड और तीसरे नंबर पर असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान के 70 पद हैं। तो भर्तियों पर काम शुरू कर दिया गया है। जल्दी आपको खुशखबरी दी जाएगी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से साल भर में मिलेंगी 18,000 नौकरियां। अब 10,000 नौकरी का जो लक्ष्य पिछले साल रखा गया था, यानी कि पीटी 2021 के अंतर्गत रखा गया था, वह कितनी भर्तियां पूरी हुई हैं, यही बात समझ में नहीं आ रही। कल के समाचार पत्र में बताया गया था कि लक्ष्य था 10,000 का और 950 से कम भर्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की गई, यानी कि 10% से भी कम। सवाल है कि 18,000 का जो लक्ष्य दिखाया जा रहा है, उसके आधार पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कार्य कर पाएगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसकी संभावनाएं कम है। बाल विकास पुरस्कार का विज्ञापन जारी किया गया। इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको बताया गया था कि 3 भर्ती प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और बाल विकास पुरस्कार, और एक अर्याचन जल्द ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त होगा। कुछ पद बढ़ेंगे गन्ना सुपरवाइजर का, उसका भी प्रस्ताव शासन को भेजा जा सकता है मुहर लगने के बाद। इन 4 भर्तियों में से एक भर्ती का विज्ञापन तो जारी हो गया। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, गन्ना सुपरवाइजर और जूनियर असिस्टेंट में से किसी एक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। अगली अपडेट है 68,500 के शिक्षकों की 69,000 शिक्षक भर्ती में संभव। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो 68,500 शिक्षकों की भर्ती में चयनित शिक्षकों की 69,000 शिक्षकों की भर्ती में नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर 68,500 शिक्षक भर्ती के चयनित शिक्षकों को 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए एनओसी देने का निर्देश दिया है। उन्होंने 15 जुलाई तक एनओसी जारी कर सूचित करने को कहा है। आप लोगों ने देखा हो कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कटाव का मामला सामने आया है। कटाव देखकर लोग चौंक गए हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाएगा, बाहर होना पड़ेगा, आज हो या कल हो। लेकिन सरकार ने जिस तरह से त्रिगम लगाया है, जिस तरह से सरकार ने अपना षड्यंत्र रचा है, 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को 69,000 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने का, यह कितना सही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे हाईकोर्ट के आदेश पर सचिव बेसिक ने एनओसी देने का आदेश दिया है। समान वेतन के पद पर नियुक्ति को एनओसी देने से कर दिया था इनकार। तो सवाल है, क्या ऐसा होना संभव है या ऐसा हो सकता है, रूल है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो मुझे जानकारी होती है मैं सबसे पहले आप तक पहुंचा देता हूं। 100 दिन के लिए जो कहा था पूरा कर दिया, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। अब 100 दिन में कितनी भर्तियां किस विभाग में दी गई हैं? क्या 100 दिन का जो कार्यकाल बताया जा रहा है, सेकंड यानी कि 2 मुख्यमंत्री जी रिपीट हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रिपीट हुए हैं। 5 साल का कार्यकाल बढ़ गया है। तो क्या पुरानी भर्तियों का जिक्र 2022 में किया जा रहा है, या 2022 में जिस भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया उसके माध्यम से 10,000 पदों पर भर्ती करके ज्वाइनिंग युवाओं को दी गई है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तो लगता है कि पुरानी भर्तियों का जिक्र, पुरानी भर्तियों का ढिढोरा 2022 में पीटा जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, जिसके संबंध में टेलीग्राम पर इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको जानकारी दी गई थी। विधायकों का वेतन 49,000 होगा, जिसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से कल ही आपको बताया गया था। वेतन 12,000 है। विधानसभा भत्ता 18,000, उसे बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया, और वेतन 12,000 था, उसे बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया। किराया 6,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। टेलीफोन का खर्चा 8,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। सचिवालय भत्ता 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया। तो इस प्रकार से विधायकों की सैलरी में बढ़ोतरी की गई है। अब कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी कब की जाएगी, और आर्मी को परमानेंट कब किया जाएगा, उन्हें पेंशन कब दिया जाएगा, सरकार इस पर चुप्पी साधे बैठी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब दिल्ली विधानसभा में
इसका मुद्दा उठा और प्रस्ताव पारित होने लगा तो प्रस्ताव तो पारित हो गया, बीजेपी के भी विधायक इस प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए उन्होंने वोट कर दिया। यानी कि जब पैसे का बात आता है, जब हित की बात आती है, अपने स्वार्थ की बात आती है, सब एक हो जाते हैं। नहीं तो विधानसभा में बीजेपी वाले इधर चिल्लाएंगे, आम आदमी पार्टी वाले उधर चिल्लाएंगे, कांग्रेस वाले उधर चिल्लाएंगे और अन्य पार्टी वाले इधर चिल्लाएंगे। तो आखिरकार ऐसा क्यों? लालच से क्या सत्ता को चलाया जा सकता है, या लालच देकर खरीद फरोख्त करके सत्ता लाया जा सकता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या इस तरह का नियम होना चाहिए या इसके लिए एक आधिकारिक तौर पर सभी के लिए हितकारी कानून बनाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और प्रेस कर दें, और टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करना मत भूलें। जय हिंद, भारत, नमस्कार।